Welcome back to my channel Step 2 Path. I am Pooja here to teach you business studies. Today's our topic is Fioll's principle of management. Last topic principle of management और Taylor's principle of management जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आज हम उसी को फर्दर पढ़ेंगे with a view respect of Fioll's. And here we go. Fioll's principle of management. Fioll's, who developed general theory of a business administration, and he acknowledged as a founder of modern management method. Fioll's give us a 14 principle of management, and today we studies all those 14 principles. First is division of work. जो वर्क होता है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करना सब एम्प्लॉयज के बीच में. अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर एक पर्सन के पास ज़्यादा काम है और दूसरे के पास कम काम है तो एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा. ज़्यादा बर्डन होने से उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. तो सबको बराबर बराबर काम दो ताकि सब में यूनिटी रहे और जो काम का डिवीज़न है वो बराबर होना चाहिए. तभी कोई एम्प्लॉय वो अच्छे से वहाँ पर काम कर पाएगा. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें दो चीज़ों के बारे में बोला है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपने किसी को काम दिया, मैंने तुम्हें काम दिया कि आज तुम ये वाला टास्क पूरा कर कर आओ या ये 2 फाइल्स कंप्लीट करके आओ. मैंने तुम्हें ये टास्क दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन जब वो तुम टास्क कर रहे होगे वहाँ पर अगर तुम्हें कोई डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं कि कोई भी किसी भी टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं तो वो तुम नहीं ले सकते बिना मेरी परमिशन के, क्योंकि ये टास्क मैंने तुम्हें असाइन किया है. अगर कोई सीनियर पर्सन असाइन करता है तो तुम्हें वापस उसके पास जाना पड़ेगा किसी भी काम को फुलफिल. जब वो टास्क में कोई डिसीजन लेना हो तो उसको टास्क के डिसीजंस को कंप्लीट कराने के लिए तुमको सीनियर के पास जाना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी में. लेकिन वो तुम्हें अथॉरिटी दे देता है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम जाओ कोई काम करो, तुम टास्क कंप्लीट करो और अगर वहाँ पे कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो डिसीजंस भी तुम्हारे. फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स पर्सन के पास गए, उसको बोला कि तुम्हें ये 5 प्रोडक्ट सेल करने हैं, आई डोंट नो हाउ यू विल सेल इट. तो वो 5 प्रोडक्ट सेल करने इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो कैसे करता है, उसके लिए वो क्या टेक्निक यूज करता है वो, और उसके लिए वो जो डिसीजंस लेगा वो उसके खुद के होंगे. वो सीनियर पर्सन ने उसको अथॉरिटी दे दी कि तुम कोई भी डिसीजन लो लेकिन ये 5 प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ये अथॉरिटी होगी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सन के पास, हर एम्प्लॉय के पास उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा. थर्ड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ को. एम्प्लॉयज़ जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि तुमको फॉर्मल पहनना है तो तुमको फॉर्मल ही पहनना है. अगर तुम इनफॉर्मल पहन के आओगे तो तुम उस डिसिप्लिन के खिलाफ हो. और टाइमिंग्स के लिए और इतना तुम्हें टारगेट दिया है उन सब के लिए, सब चीज़ों को फुलफिल टाइम पर करने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है. तो डिसिप्लिन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. द थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड. कमांड, अब जैसे एक पर्सन है, उसको उसका सीनियर कमांड दे रहा है कि तुम ये काम करो, तो तुम ये काम करो, तुम ये काम करो. तो एक सीनियर 3 लोगों को कमांड दे सकता है. लेकिन एक पर्सन के ऊपर अगर 3 लोग कमांड देंगे तो ये किसकी मानेगा? तो दैट इज रॉन्ग. तो कमांड हमेशा एक पर्सन देगा, वो चाहे कितने भी लोगों को दे सकता है, 1 को, 2 को, 10 को, 15 को, दैट वॉज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. पर किसी एक पर्सन के ऊपर हमेशा एक ही पर्सन का कमांड होनी चाहिए. ज्यादा लोगों की कमांड्स होंगी तो वो काम नहीं कर पाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दिस इज अ वन पर्सन और इसके ऊपर इसको प्रोडक्शन मैनेजर और इसका सुपरवाइजर और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर 3 लोग कमांड करेंगे. तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि आज क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करनी है, कॉस्ट को डिक्रीज करना है, ये बोल रहा है कॉस्ट को डिक्रीज करना है, क्वालिटी पे
कोई फर्क पड़े, आई डोंट केयर अबाउट इट। ये बोल रहा है क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, कॉस्ट चाहे बढ़े या घटे, आई डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये एक पर्सन किसकी बात मानेगा? इसकी बात मानेगा तो इन दोनों से प्रॉब्लम होगी, इसकी बात मानेगा तो इन दोनों से प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए अगर वो एक ही पर्सन की कमांड को फुलफिल करता है तो बाकी दो कमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा एक ही पर्सन की कमांड होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के ऊपर। ये एम्प्लॉय एक की जगह 10 लोगों को भी कमांड दे सकता है, बट ये इसके ऊपर एक ही पर्सन का कमांड होगा। तो ये होगा यूनिटी ऑफ कमांड। अब हम करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आवर 5th पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि उसको डायरेक्ट करना है कि वो किस तरीके से उस काम को फुलफिल करे। तो उस डायरेक्शन का भी सिंगल वे होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कहा कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है, तो उसको उसकी चीज की डायरेक्शन दो कि वो किस डायरेक्शन में काम करे, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करे, किससे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है, मशीनरीज में क्या इफेक्ट। तो वो भी एक सिंगल पर्सन अगर उसको बताएगा, उसको डायरेक्ट करेगा तो इट्स बेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप खुद भी हो, आपको एक टीचर बोल रहा है कि तुम अकाउंट्स को 4 घंटे पढ़ो, बिजनेस स्टडीज को 4 घंटे पढ़ो, तो ही तुम सक्सेस कर पाओगे। कोई बोल रहा है कि तुम बिजनेस स्टडीज को ज्यादा टाइम दो, अकाउंट्स को कम दो। कोई कह रहा है अकाउंट्स को ज्यादा दो, बिजनेस स्टडीज को कम दो। बट इट्स डिपेंडिंग अपॉन इफ यू फॉलो सिंगल पर्सन तो ही तुम उसको पूरे टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। अब एक घर में टाइम टेबल बन रहा है, अगर स्कूल में जैसे एक टाइम टेबल बनता है तो वो प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया तो वो पूरे स्कूल में सेम टाइम टेबल चल रहा है। अब एक टीचर तो कोई और टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, दूसरा कोई और फॉलो कर रहा है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सो इसलिए डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में सब लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6th इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो जर्नल इंटरेस्ट की बात करी गई है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात करी गई है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उन सबका सिंगल इंटरेस्ट। वो सिंगल इंटरेस्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना। और यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में की बात करी गई, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट की बात। मतलब एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंबाइन होगा, लिंक्ड होगा, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे। एंड द 7th पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो उनको टाइम पर दी जाए, उनको उतनी सैलरी प्रोवाइड की जाए जिसके वो हकदार है। जैसे अगर एक पर्सन ज्यादा काम कर रहा है, वो हायर पोस्ट पर है, तो उसकी सैलरी उसके जूनियर से ज्यादा होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीनियर पर्सन हूँ और मेरे अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं और मुझे कल को पता चला मुझे तो महीने में 30,000 मिल रहे हैं और मेरे जूनियर को, वो जो मेरे अंडर है, मेरे से काम सीख रहा है, उसको 40,000 में मिल रहे हैं। तो क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ का कल्चर मुझे सही नहीं लगा। वो मैं उस पर्सन से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो एम्प्लॉयज को मोटिवेट रहने के लिए उसको उतना रेम्यूनरेशन देना चाहिए जिसके वो हकदार हो, जिसने जितना काम किया होगा उसको उतना ही काम। जैसे अगर एक पर्सन ने ज्यादा काम किया है तो उसको ज्यादा, कम काम किया है तो कम। इंसेंटिव्स अगर आपने सुने होंगे तो बोनसेस मिलते हैं कंपनीज में। जो ज्यादा काम करता है उसको उस हिसाब से बोनस मिल गया, उसको ज्यादा अर्निंग हो गई उसकी। जिसने कम काम किया उसको कम बोनस मिला, तो कम बोनस मिलेगा तो उसकी कम सैलरी होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क सैलरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 8th पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में, मतलब जो डिसीजंस हैं सब अपने अपने डिपार्टमेंट में लेने की जगह सेंटर में डिसीजन लिए जाएंगे और सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डाल दिए जाएंगे। मैं इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। पहला सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर टॉप मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर्स, उसके अंडर काफी सारे मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर,
प्लानिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर और यू कैन से HR मैनेजर। तो ये सब मैनेजर्स हैं। सेंट्रलाइजेशन में एक पर्सन जो टॉप मैनेजर है वो डिसीजंस लेंगी इन 1 2 3 4 5 पांचों डिपार्टमेंट्स की। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेगा, प्लानिंग मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए वो लेगा डिसीजन लेगा, ऑपरेशन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए लेगा। मतलब ये सब मैनेजर्स अपने अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए ही डिसीजंस लेंगे। जो इंटरलिंक चीजें होंगी, जो इंटरलिंक डिसीजंस होंगे वो टॉप मैनेजर लेगी। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन में था टॉप मैनेजर सिर्फ डिसीजन लेगी, जो ये सारे सिर्फ फुलफिल करेंगे। जब ये अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में डिसीजंस लेंगे, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब सेकंड एग्जांपल लूंगी मैं कंट्री वाइज। ये तो हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप मैनेजर थी और एक सबके अपने अपने मैनेजर्स थे। अब दूसरा है एक कंपनी है जो ग्लोबली वर्क करती है, उसका हेडक्वार्टर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर है और वो यूरोप में भी है और इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूयॉर्क में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है। तो इन सब जगहों पर है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि सारे डिसीजंस जो हैं वो इंडिया में लिए जाएंगे और इन सब कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, यूरोप का जो हेड होगा वो यूरोप में डिसीजन लेगा, इंग्लैंड का हेड इंग्लैंड में डिसीजन लेगा। मतलब ये सब कंट्रीज के हेड जो होंगे वो अपने अपनी कंट्रीज में डिसीजंस लेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाएगा। सिर्फ जो इनके इंटरलिंक्ड डिसीजंस होंगे वो लेंगा सेंटर में, इंडिया में लिया जाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको एक और देना चाहूंगी। गवर्नमेंट, आपको पता होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। जब कोई डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है अपनी स्टेट के लिए तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, एक चैन होती है जो फॉर्मली तरीके से फॉलो करी जाती है, कम्युनिकेशन के लिए, वर्क असाइन के लिए, अथॉरिटीज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, सब चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पर्सन है, मे बी अ वेरी हाई पर्सन, यू कैन से ओनर ऑफ द कंपनी और यू कैन से डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके अंडर 2 लोग हैं, बी और सी। इसके अंदर एक है डी, इसके अंदर है ई, इसके अंदर है एफ, जी, एच, इसके अंदर है आई, जे और के। ये पर्सन हैं कंपनी के अंदर। ये जो पर्सन्स हैं ये तीनों, इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये डी के पास जाएंगे, डी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बी के पास जाएगा, बी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ए के पास जाएगा। मेन अथॉरिटी ये हो गई। सिमिलरली आई, जे, के को कोई प्रॉब्लम होगी तो ई के पास आएगा, ई को कोई प्रॉब्लम होगी तो सी के पास, सी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ए के पास। ऐसे ही जब इनको कम्युनिकेट करना होगा तो भी ये इसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और अगर जैसे कि इस ए ने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन कैसे जाएगा, पहले बी के पास, फिर डी के पास, फिर डी देगा इन तीनों को। सिमिलरली यहाँ पे पहले सी के पास, फिर ई के पास, फिर ये देगा इन तीनों को। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक करना है, जैसे डी को ई से काम है, तो पहले फॉर्मली वे में क्या होगा, डी बी से बात करेगा, बी ए से बात करेगा, फिर ए सी से बात करेगा, फिर सी ई से बात करेगा, फिर ये अपना रिस्पॉन्स ई सी को देगा, सी ए को देगा, फिर ए बी को, फिर बी डी को। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जल्दी से काम करना होगा तो ये प्रोसीजर अगर मैं फॉलो करने बैठूंगी तो मेरे को तो और 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग सकता है एक प्रोसीजर को फॉलो करने में, कम्युनिकेशन को फॉलो करने में, क्योंकि काफी लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। इसलिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम सेम जो लेवल पे काम कर रहे होते हैं
उन दो पर्सन से इंटरलिंक कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? गैंग प्लान। दिस इज द टर्म कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सेम पोजीशन के लोग आपस में लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बी को ई से काम है तो वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इसका शॉर्टर वे क्या है? बी सी से करेगा, सी ई से करेगा। ये शॉर्टर वे हो गया। यहाँ पे ए के पास नहीं गए, यहाँ पर हमारा एक स्टेप बच गया, दो स्टेप बच गए। बी ए के पास जाता है, ए सी के पास जाता है, यहाँ पे दो स्टेप हमारे बच गए। सीधा बी सी के पास गया, सी ई के पास गया। सिमिलरली अगर डी को सी से काम है तो क्या हो सकता है? डी बी के पास जाएगा, बी सी के पास जाएगा, या फिर डी ई के पास जाएगा, ई सी के पास जाएगा। इनमें से कोई भी प्रोसेस फॉलो, लेकिन सेम लेवल पर होने चाहिए पर्सन आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर चेन। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हर चीज को ऑर्डरली प्रॉपरली मैनेज करना। हम ऑर्डर में यहाँ पर दो चीजें लेंगे, एक मेन और दूसरा मटेरियल। मेन और मटेरियल, कोई सामान, मटेरियल में कोई सामान आ सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है। अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जब कोई प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो जो हमारे स्टॉक हाउस में पड़ा होता है, एक वेयर हाउस में पड़ा होता है। यू कैन से वेयर हाउस में जब प्रोडक्शन का कोई पर्सन जाता है कि मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर हर बार वेयर हाउस उसकी जगह चेंज कर देगा तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। अब आप भी घर पर हो, आपकी बुक्स एक जगह पड़ी होती है, किसी दिन मम्मी ने उठाई, दो बुक्स उठाकर पापा की जगह पर रख दी। आपको वो, अगर उस टाइम आपको वो दो बुक्स चाहिए होंगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी? आप ढूंढते रहोगे, और इन केस मम्मी को भी याद नहीं है या मम्मी अवेलेबल नहीं है तो उसको ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होगी आपको, या मम्मी के भी दिमाग से निकल गया कि मैंने कहाँ रखी है, तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। उसको जितना टाइम आप उसको ढूंढने में वेस्ट किया जाएगा वो हमारे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा। इसलिए हमेशा एक ही जगह होनी चाहिए। मेन में ऑर्डरली क्या हो सकता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसमें अपनी मैं उस काम को मैं काफी टाइम से कर रही हूँ तो मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हो गई। अब मेरे को रोज अलग अलग काम दे देते हो। जैसे आज तो मैंने काम, फॉर एग्जांपल अगर मैं घर की ही बात करूँ, आज तो मैं काम किचन में कर रही हूँ, कल मुझे काम डस्टिंग का दे। मुझे जब डस्टिंग करनी ही नहीं आती होगी तो मैं कैसे करूँगी ना, मुझे वो सीखने में टाइम लगेगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, जब आप एक पोजीशन पे काम कर रहे होते हो तो अगर आपको एकदम से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा तो आपको वो सीखने में टाइम लगेगा। जब वो चीज़ आपको सीखने में टाइम लगेगी तब तक के लिए आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही साइमल्टेनियसली आपकी डिपार्टमेंट चेंज होता जाए, आज एक डिपार्टमेंट में काम करो, दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पर तुमने चीज़ें सीखी, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करो आपका दोबारा तीसरे डिपार्टमेंट में आप वापस शिफ्ट हो गए, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, तो उससे क्या है, जो आपकी खुद की एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ऑर्डरली मैनेज होना चाहिए, मैन भी और मटेरियल भी। इक्विटी मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर अकाउंट्स वाला इक्विटी नहीं है, इक्विटी शेयर्स नहीं, यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट का इक्विटी है कि जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इक्वली माने जाए। मतलब अगर एक पर्सन 4 लोगों से काम करा रहा है तो चारों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई बायसनेस ना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेक्स, रिलीजन, कास्ट, किसी के भी बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन से तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, दूसरे पर्सन से तू तो जा, अच्छा ना, तू तो हमेशा गलत ही करता है, तो वो दूसरे पर्सन के माइंड में क्या आ जाएगा कि हाँ, इसने तो मेरे को कभी अप्रिशिएट करना ही नहीं है, तो फिर मैं इसके लिए काम भी क्यों करूं अच्छे से, तो वो अपना अच्छा नहीं देगा, अपना 100% नहीं देगा, जिससे इफेक्ट क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा। इसलिए जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। द 12th पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। मतलब हर जो भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
अब जैसे आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन काम कर रहा है, 1 साल के बाद वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है, फिर 1 साल के बाद वो तीसरी पे, 1 साल के बाद फिर स्विच कर लेता है। बार बार जब ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन स्विच कर रहा होता है तो जो पर्सन की स्टेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम हो जाती है। अगर मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने उसको सारा काम सिखाया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, अपना सारा काम बताया, पूरा स्ट्रक्चर बताया, कल्चर बताया, जब तक वो उस कल्चर को अडॉप्ट करेगा, जब तक वो काम सीखेगा, जब तक मैं उसकी एफिशिएंसी लेने लगूंगी, तब तक वो पर्सन स्विच कर जाता है। फिर अगर ऐसे होगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करे, उसको सेलेक्ट किया, उसको लेकर आई, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको समझाया, अपनी एनर्जी लगाई, वो सब कॉस्ट, वो सारी एनर्जी, वो सारा टाइम मेरे लिए वेस्ट हो गया जैसे ही वो पर्सन छोड़ के गया। इसलिए अगर वो पर्सन, वो मैंने उसको जो टाइम दिया है 6 महीने की, मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी, अपनी एनर्जी लगाई, टाइम लगाई, वो 6 महीने, अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अगर मेरे साथ 4 साल 5 साल 6 साल काम करता है तो उसकी वजह से मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो जल्दी होगी, क्योंकि वो समझ चुका होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है और किस वे में काम होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये सब उस पर्सन को पता होगा और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है अगर वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं ताकि मोटिवेट रहें एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रहें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रहेंगे हम इमोशनली या किसी भी अपनी नीड्स की वजह से भी, तो भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, और लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। थर्ड इज इनिशिएटिव। आपने बहुत सारी स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जगह पर आपने देखा होगा सजेशन बॉक्स होता है। वो सजेशन बॉक्स टॉप मैनेजमेंट को हेल्प कैसे करता है कि जब कोई एम्प्लॉय अपना सजेशन देता है, क्योंकि वो एक ग्राउंड वर्क में काम कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ डिसीजंस ले रही है लेकिन वो एक्चुअली काम तो नहीं कर रही है ना। जो वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर वो अपने सजेशन देगा तो वो टॉप मैनेजमेंट को बहुत हेल्पफुल होंगे कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। फिर उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो इसलिए इनिशिएट लेना चाहिए एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए बिलोंगिंगनेस दिखानी चाहिए ताकि कंपनी ग्रो करे। लास्ट पॉइंट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर मैं प्रॉपर हिंदी वर्ड यूज करूं, अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर एकता होगी, लोग आपस में मिल के काम करेंगे, स्पिरिट होगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, बिलोंगिंगनेस होगी टीम मेंबर्स के बीच में, कंपनी के साथ, तो वो अपने टास्क को बहुत अच्छे से फुलफिल करेंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, टीम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, पर्सन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, जिससे मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्योल्स के कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, फॉर वॉचिंग, I hope you understand Fyoll's principle of management. If you like it, please press like button, share it to the other student, subscribe for the further videos. Thank you.